Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and the topic that we are going to discuss today is role of religion and religious classes in the Vijayanagar Empire. अब देखिए, विजयनगर एम्पायर अपने आप में एक काफी मजबूत, एक स्टेबल एम्पायर था। अब इसमें एक बहुत बड़ा पिविटल रोल जिसे हम कह सकते हैं या क्रूशियल रोल रिलीजन का रहा। कैसे, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में अब बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ यही कहिएगा कि एक तो ये बता दीजिएगा कि विजयनगर एम्पायर साउथ इंडियन एम्पायर था। उसके बाद ये कौन से टाइम पीरियड में था, तो 1336 से लेकर 1646 तक ये विजयनगर एम्पायर जो है वो रहा। उसके बाद अब आप बात करेंगे कि ये जो रिलीजन और रिलीजियस क्लासेस हैं, इनका चार इंपॉर्टेंट डोमेन में हम पढ़ेंगे। इनका चार डोमेन में हम रोल पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉलिटिकल, उसके बाद हम बात करेंगे सोशल, फिर बात करेंगे इकोनॉमिकल, फिर हम बात करेंगे कल्चर। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, ये चार डोमेन में रिलीजन का, रिलीजियस क्लासेस का काफी बड़ा रोल था। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों डोमेन को पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं कि एक राजा जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग कैसे हुआ। ठीक है, इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों थी विजयनगर एम्पायर में, तो आप कहिएगा। देखिए, पॉलिटिकली स्टेबल होने के लिए जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखिए राजा को विजयनगर एम्पायर में बहुत ही एक बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिला था जनता का। इसके पीछे कुछ वजह हैं जिनको दो चीजों में कैटेगराइज कराया मैंने। एक तो डिवाइन किंगशिप और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स। सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन किंगशिप में। इसमें आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो विजयनगर का रूलर होता था वो ये कहता था कि मुझे डिवाइन राइट है तुम पर रूल करने का। डिवाइन राइट मतलब भगवान द्वारा ये राइट मुझे मिला है कि मैं तुम पर रूल करूंगा। वो उसको एसोसिएट किया जाने लगा हिंदू गॉड से। ठीक है, और डिवाइन प्रोटेक्शन से, कि मतलब ये जो राजा है ये हमें ये एक तरीके का डिवाइन प्रोटेक्टर है हमारे लिए। ठीक है, और जब लोग उसको इस तरीके से मानने लग गए तो उसको एक लेजिटिमेसी, एक लेजिटिमेसी मिल गई कि भाई ये राजा जो है ये हम पे रूल करेगा। ठीक है, इसको जनता ने मान लिया। फिर हम बात करते हैं टेम्पल पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट। तो टेम्पल्स को काफी सपोर्ट करा राजा ने। अब जब लोगों ने देखा कि राजा हमारा बड़े धार्मिक काम कर रहा है तो जनता के अंदर उसके लिए एक फेथ, एक विश्वास अपने आप बढ़ गया। राजा जो है टेम्पल को लैंड, वेल्थ और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने लग गया। ठीक है, तो इससे क्या है, उसने पॉपुलर सपोर्ट गेन करा जनता के बीच में। तो ये तो बात करेंगे हम डिवाइन किंगशिप की, कि जनता ने उसको डिवाइन मान लिया कि ये भगवान द्वारा स्थापित किया गया है, ये रूलर हमारे ऊपर, अब यही हमारा प्रोटेक्टर है। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स की, रिलीजियस यूनिटी और सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स। अब रिलीजियस यूनिटी की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म को बहुत सपोर्ट करता था जो रूलर होता था। ठीक है, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ यूनिटी आई। ठीक है, वहां की जनता में डाइवर्सिटी भले ही थी लिंग्विस्टिक की। आप जैसे साउथ इंडिया में देखो तो तमिल, तेलुगु और मतलब अलग अलग अपने डायलेक्ट होते हैं। भले ही लैंग्वेज डिफरेंट थी लेकिन फिर भी कल्चरल ग्रुप्स, अब लैंग्वेज डिफरेंट मतलब कल्चर भी डिफरेंट हो गया। तो भले ही कल्चर डिफरेंट हो गया हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो गया हो, लेकिन सेंस ऑफ यूनिटी थी, क्योंकि सब लोग वहां पे हिंदुइज्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी पावर जो है वो रही, स्टेबल रही, पॉलिटिकल स्टेबल रहा वो पॉलिटिकली। उसके बाद ब्राह्मण्स का काफी सपोर्ट था। जो हिंदुइज्म को सपोर्ट करेगा उसको उसको ब्राह्मण्स तो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि ब्राह्मण्स हिंदुइज्म में एक ऊंचे दर्जे के हायरार्की में ऊपर आते हैं। ठीक है, तो राजा ने ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट करा, ब्राह्मण्स को लैंड्स प्रोवाइड किया, आप यहाँ पे लाइन में पढ़ेंगे। और बदले में राजा को काफी सपोर्ट करा ब्राह्मण्स ने। ठीक है, काफी रिचुअल्स में। ठीक है, और इन सब में ब्राह्मण्स को बहुत आगे रखा जाता था, और बदले में वो राजा को डिवाइन स्टेटस प्रोवाइड
करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरा रिलीजन बेसिस हमने पढ़ा है, पूरा रिलीजन बेसिस कि भाई राजा को प्रोटेक्टर माना गया, डिवाइन प्रोटेक्टर माना गया, उसको हिंदू गॉड से एसोसिएट करा जाने लगा। इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स में हमने पढ़ा कि भाई ये जो है, ये भले ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उस साउथ इंडिया में, डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन हिंदुइज्म का सपोर्ट काफी पॉपुलर था राजा की वजह से। इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट करता था और बदले में ब्राह्मण सपोर्ट करते थे, तो ये दोनों तरफ का था। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। अब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हमने अभी ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा, तो एक क्लास हायरार्की थी, एक कास्ट हायरार्की थी। तो कास्ट सिस्टम काफी रिजिड था, ब्राह्मण्स काफी ऊपर थे, उनको बहुत सपोर्ट मिलता था राजा के द्वारा। ठीक है, और जो लोअर थे उनको तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट स्टिल मेन बात है जो ऊपर के लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर भी काफी हद तक रिलीजन की वजह से, अब हिंदुइज्म रिलीजन था, इसकी वजह से कास्ट सिस्टम ज्यादा रिजिड था यहाँ पे, क्योंकि हिंदुइज्म काफी अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी विजयनगर एम्पायर में। उसके बाद ब्राह्मण इन्फ्लुएंस बहुत था कास्ट सिस्टम में। हमें दो ही चीजें पढ़नी है, सोशल हायरार्की, हायरार्की थी, चार टाइप के वर्ण सिस्टम हमने पढ़ी रखे हैं ऑलरेडी। उसके अलावा ब्राह्मण इन्फ्लुएंस की, ब्राह्मण्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस था क्योंकि वो हायरार्की में सबसे ऊपर आते थे। फिर हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्ट। देखो, जहां पे बात आती है सोसाइटी की, तो फेस्टिवल्स और सोशल, जिसे हम बोलते हैं ना कि लोग एक दूसरे से सोशली कैसे एंगेज होते हैं, वो एक बहुत बड़ा सोशल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, किस दौरान कर रहे थे? मोस्टली जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है उन दौरान कर रहे थे। पब्लिक सेलिब्रेशन होता था। ठीक है, काफी अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं वो आकर मिलती थी, बॉन्डिंग होती थी उनके बीच में। ठीक है, तो सोशली काफी एक्टिव था जो विजयनगर एम्पायर था। उसके अलावा टेम्पल जो है, टेम्पल सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं था, बट सोशल एक्टिविटीज का भी एक प्लेस था, सेंटर बन चुका था। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आर्ट्स भी, ठीक है, आर्ट को भी बहुत ही सपोर्ट किया जाता था टेम्पल्स में। उसके अलावा लोग कम्युनिटी गैदरिंग्स को भी बहुत सपोर्ट करता था टेम्पल। तो ये क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने देखा कास्ट सिस्टम, उसके बाद हमने देखा कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, पब्लिक सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स मना रहे हैं। उसके अलावा टेम्पल्स जो है वो एक सेंटर बन चुके थे एजुकेशन का, आर्ट्स का और कम्युनिटी गैदरिंग का। ये चीजें आपको बहुत याद रखनी है, टेम्पल का काफी बड़ा रोल था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी। अब जैसे हमने टेम्पल के बारे में अभी पढ़ा, राजा जो है वो टेम्पल को बहुत पेट्रोनेज प्रोवाइड कर रहा था, ये हमने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी देखा। अब राजा जब टेम्पल को इतना तवज्जो दे रहा है, तो वहां पे ऑब्वियसली मार्केट एरिया बढ़ेगा, मार्केट एरिया बढ़ेगा मतलब ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड की, बाद में बात करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा सेकंड पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेम्पल को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, मतलब जगह दी जाती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह दी जाती थी। एक्सटेंसिव लैंड ग्रांट्स, आप एक वर्ड जरूर लिखेंगे, एक्सटेंसिव वर्ड का यूज करना, कि लैंड ग्रांट ऐसी नहीं कि छोटी मोटी जगह दे दी, बहुत हद तक बहुत बड़ी जमीन इसको दी जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत आपने देखा होगा, इनफैक्ट कई बार आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे आप ऐसे थंबनेल्स वगैरह पढ़ते होंगे कि सबसे ज्यादा जो खजाना है वो इस टेम्पल से मिला, या इस टेम्पल के नीचे कोई सुरंग है जिसमें इतना भयंकर खजाना है, वगैरह वगैरह। तो हाँ, ये बातें कई हद तक सच थी, क्योंकि टेम्पल में वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत होता था। ठीक है, बहुत डोनेशन, बहुत चैरिटी मिलती थी टेम्पल्स को। ठीक है, तो इकोनॉमी इसकी वजह से, टेम्पल्स की वजह से बढ़ रही थी। ठीक है, वेल्थ एक्यूमुलेशन काफी बढ़ रहा था। उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो कई ट्रेड हब्स जो हैं वो बड़े थे, रिलीजियस सेंटर्स को ही ट्रेड हब्स बनना शुरू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल हम्पी। ठीक है, हम्पी एक रिलीजियस सेंटर था, उसके अलावा अलावा वो एक ट्रेड हब भी बना। ठीक है, काफी लोग रिलीजियस पर्पसेस से मंदिर जाते थे, फिर वहां पे मेले, आपने कई जगह पे देखा होगा आज भी मंदिर के अराउंड काफी बड़ी मार्केट लगती है, कई बार मेले लगते हैं, तो एक ट्रेड हब बन जाता है जहां पे भी रिलीजन
का बहुत बड़ा एक वो होता है ना, रिलीजियस सेंटर होता है, वहां पे मार्केट का एक डेवलप होना बहुत ही आम बात है। सेम उस टाइम पे भी हुआ। आर्टिजन सपोर्ट, अब जो टेम्पल है वो आर्ट को भी प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा जो वीवर्स हैं, गोल्डस्मिथ हैं, उनको भी मौका मिल रहा था, ठीक है, कि वो अपना काम वहां पे जाकर बेच सके, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसको भी बहुत सपोर्ट किया रिलीजन ने। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर की। अब कल्चर में हम बात करें तो कल्चर दो चीज का है, एक तो आर्ट्स का, ठीक है, और दूसरा है रिलीजन से ही रिलीजन को कनेक्ट किया गया है इसमें, ठीक है। दो पार्ट है। सबसे पहले हम आर्ट की बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर आप देखोगे, साउथ इंडियन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। इसमें फॉर एक एग्जांपल भी दे रखा है, विरूपक्ष टेम्पल आप देखिए, ठीक है, काफी ग्रैंड स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। उसके अलावा आर्टिस्टिक एक्सीलेंस की ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आर्ट को सपोर्ट करता था हमारा रिलीजन, ठीक है। उसके अलावा लिटरेचर और एजुकेशन को भी बहुत टेम्पल्स जो है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में टेम्पल्स के अराउंड एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, वहां के जो मंदिर होते थे, जो पुजारी होते थे, वो एजुकेशन को प्रोपोगेट करते थे, ठीक है, फैलाते थे, ठीक है। संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज को रॉयल सपोर्ट के द्वारा काफी प्रमोट किया गया, ठीक है। तो लिटरेचर का भी बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन हुआ था रिलीजन की वजह से। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि लैंग्वेज का और कल्चर का एक आपस का लिंक है। आप देखोगे इंडिया में लैंग्वेज चेंज होते ही कल्चर भी चेंज हो जाता है, ये एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कल्चर में एक पॉइंट लिटरेचर रखा है, एक पॉइंट आर्किटेक्चर रखा है, ठीक है। और ये दोनों हमने आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स के सब सेक्शन के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी आर्ट्स की। उसके अलावा हम बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। तो देखिए, इंक्लूसिविटी थी, ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा था तो बाकी सारे रिलीजन्स को वो डिस्कार्ड कर रहा था, नहीं। बाकी सारे रिलीजन्स की वजह तरफ उसकी टॉलरेंस थी कि भाई हाँ, तुम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, बाकी कल्चर के लोग भी राजा को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे कल्चरल एक्सचेंज की, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे टॉलरेंस है अदर रिलीजन्स की, तो अब जब रिलीजन्स एकजुट होकर रह रहे हैं तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। वो अपने कल्चर के बारे में कुछ शेयर करेंगे, हम अपने कल्चर के बारे में कुछ शेयर करेंगे, जिससे दोनों कल्चर जो है वो आगे की तरफ जाएंगे, एक्सपेंड होंगे, ठीक है, एक दूसरे से सीखेंगे। तो कल्चर भी फ्लरिश हुआ इस टाइम पे। तो ये बात हुई कल्चरल इन्फ्लुएंस की, ठीक है। अब इसी को आप सभी बातों को कंक्लूड कर दोगे कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा रिलीजन का। डिवाइन राइट मिला एक राजा को, ठीक है, ब्राह्मण्स का सपोर्ट करा राजा ने ब्राह्मण्स का सपोर्ट करा और ब्राह्मण्स ने राजा का भी सपोर्ट करा, वाइस वर्सा था। उसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर भी रिलीजन ने काफी चेंज कर रखा था। कास्ट सिस्टम था, कास्ट हायरार्की थी, ब्राह्मण्स को टॉप पे रखा गया। उसके अलावा हमने देखा सोशल स्ट्रक्चर में कि वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे करते थे, रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान। टेम्पल्स में काफी सेलिब्रेशंस होते थे, कम्युनिटी गैदरिंग्स होती थी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, और आर्ट को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। तो इससे सोशल स्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया था। उसके अलावा इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट था, आप देखोगे टेम्पल्स को बहुत ज्यादा लैंड ग्रांट किया जाता था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट वेल्थ एक्यूमुलेशन था, वहां पे बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट हुई थी टेम्पल्स के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा चैरिटी मिलती थी। उसके अलावा लोग चढ़ावा भी देते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक देखोगे कि एक तो हाँ, लोग जो है कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, सपोर्ट में, हर तरीके से जो है लोग वेल्थ को प्रोवाइड करते थे टेम्पल्स को। उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात करें तो जो भी रिलीजियस सेंटर्स थे वो ट्रेड हब्स में कन्वर्ट होने लग गए थे, क्योंकि रिलीजियस सेंटर्स के अराउंड कई मार्केट्स डेवलप हुई थी, ठीक है। उसके अलावा आर्टिसंस को, वीवर्स को, क्राफ्ट्समैन को काफी हद तक प्रमोट किया था टेम्पल्स ने, क्योंकि टेम्पल्स के अराउंड मार्केट लगने लग गई थी। उसके अलावा हम बात करेंगे कल्चरल फ्लरिशिंग की, यानी कि कल्चर भी फ्लरिश हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले हमने पॉइंट रखा है आर्ट्स का,
कि आर्ट्स डेवलप हुआ। आर्ट्स में हमने दो फर्दर सेक्शन बांट दिए। एक तो हमने बोला कि आर्किटेक्चर काफी डेवलप हुआ। आप साउथ इंडियन टेम्पल्स देखो, काफी बढ़िया एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको एक उम्दा आर्किटेक्ट के। ठीक है। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि सेकंड पॉइंट हमने रखा था कि लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जा रहा था, लिटरेचर को प्रमोट किया जा रहा था। संस्कृत को काफी ज्यादा प्रमोट किया राजा ने। ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे रिलीजियस टॉलरेंस। अब रिलीजियस टॉलरेंस से हमारा मतलब क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी थी, अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर रह रहे थे। ठीक है। अब जब अलग अलग लोग मिलकर रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा, तो इससे कल्चर भी फ्लरिश हुआ। यही सारी बातें आप कंक्लूजन में लिख दीजिएगा। ठीक है। इन सारे रीजंस की वजह से विजयनगर एम्पायर जो है वो इतना पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली स्टेबल था। ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके अलावा अगर आपको ये रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक में, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहां पे आपको मैंने बहुत ही अलग अलग नोट्स दे रखे हैं। पूरी बुक से ही कंटेंट उठाता हूं मैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर से भी फिल्टर आउट करता हूँ जो जो टॉपिक्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है। तो आप आई होप आप चैनल पे भी जाइए, आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगी BHIC 133 के टॉपिक्स की। ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।